वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो है इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, कुछ मेडिकल सिंड्रोम्स हैं, कुछ डिजीज़ हैं जिनकी आगे मैं डिटेल भी बताऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा और इस टॉपिक के रिलेटेड जो है आगे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स एसोसिएट करते हैं इसके साथ, उसमें क्या होता है कि एस्थेटिकली भी बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं जिनमें हमने जो है क्या करना होता है, ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी होती है। फंक्शनली डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी जिस पे स्पीच आ जाती है, मेस्टिकेशन आ जाता है। साइकोलॉजिकली कुछ पेशेंट्स जो हैं वो इरिटेट फील करते हैं, साइकोलॉजिकली वो जो है ख़ुद को अजीब सा फील करते हैं जब उनके चेहरे पे या उसके फेशियल स्ट्रक्चर पर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आया हुआ हो। तो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी का क्या मकसद होता है, ये आपकी फेशियल स्ट्रक्चर जो होती है उसको चेंज करती है, ठीक है, ताकि एस्थेटिकली और फंक्शनली जो है ये एफिशिएंट और प्लेजेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो लफ्ज़ या वर्ड ऑर्थोग्नेथिक है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। आर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेटन, ठीक है, और ग्नेथोस का मतलब होता है जा। जब भी आप जा की सर्जरी परफॉर्म करेंगे या जा के रिलेटेड कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म देंगे तो वो आपका ऑर्थोग्नेथिक में आएगा। लिटरली इसका मतलब होता है स्ट्रेटन आ जाए, यानी कि आपके जा के अंदर अपर या लोअर किसी भी जा के जो है पार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, जब आप उसको स्ट्रेट करते हैं, जब आप उसको ठीक करते हैं तो वो आपका ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी की तरफ चला जाता है, ठीक है। It involves the surgical manipulation of elements of the facial skeleton to restore the proper anatomic and functional relationship in patients with dentofacial and skeletal deformities. बेसिकली ये सर्जरी जो है क्यों परफॉर्म की जाती है, इसमें हम जो है फेशियल स्केलेटन को जो है फेशियल स्केलेटन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैनिपुलेशन करते हैं और जो हमारे पास फेशियल पेशेंट के अंदर जो फेशियल स्ट्रक्चर होती है उसकी एनाटॉमिक और फंक्शनल जो है रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करने के लिए हम जो है सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एटियोपैथोजेनेसिस की तरफ आते हैं तो इटियोलॉजी इसकी दो तरह की हो सकती है। एक कंजेनिटल भी हो सकती है जिसका मतलब है बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पर जो नेचुरली तौर पर होती है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है एक्वायर्ड, ठीक है। तो अभी हम कंजेनिटल की बात करते हैं। कंजेनिटल में क्या आता है, डिफरेंशियल ग्रोथ आते हैं। इसमें यह होता है कि आपका जो अपर फेशियल स्केलेटन है और जो आपका लोअर फेशियल स्केलेटन है इनके दरमियान डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से जो है डेंटोफेशियल स्केलेटल डिफर्मिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली जेनेटिकली कंजेनिटल डिजीज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसमें जो है जब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस अंडरलाई करती हैं उस वजह से भी। और कुछ हमारे पास सिंड्रोम्स हैं लाइक एपर्स जो है ये एक ऐसा सिंड्रोम है, मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसको जो है एक्रोसेफेलो सेंडक्टाइल भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा ये एक ऐसा सिंड्रोम है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास स्कल, हैंड्स या फीट बोन्स जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एपर्स डिजीज़ है और मैं इसका जो है आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, आप गौर से इसको देख लें। उसके अलावा जो हमारे पास है क्राउज़न्स सिंड्रोम, ये भी एक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको क्रेनोफेशियल डिस्टॉसिस भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो स्कल का सीम्स होता है ना वो एबनॉर्मली फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मली फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें क्या होता है, उसके अलावा फेशियल क्लेफ्ट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है नॉर्मल ग्रोथ को और फेस की डेवलपमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये चेंज कर देते हैं और इससे जो है नॉर्मल ग्रोथ में भी मसला आता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हम एक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। पिछला हमारे पास क्या था, वो था कंजेनिटल बाय बर्थ, और एक्वायर्ड जो होता है वो जो हमारी वजह से या किसी भी फिजिकल कंडीशन की वजह से जो है वो कोई फ्रैक्चर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है तो एक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे ट्रॉमेटिक आता है। ट्रामा, किसी भी ट्रामा की कोई भी सूरत हो सकती है। आप एक्सीडेंट के दौरान ये मसला आ सकता है, फुटबॉल आप खेल रहे हैं, कोई प्लेयर हैं, हॉकी के हैं, या वैसे आप जा रहे हैं और नीचे गिर गए हैं, ये बच्चों में अमूमन इस तरह होता है। तो ये ट्रॉमेटिक जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका कंडाइलर होता है ना उसका फ्रैक्चर ज़्यादातर इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, और सब्सिक्वेंट एंकाइलोसिस मतलब जा लॉक। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ट्रॉमेटिक कंडाइलर फ्रैक्चर होता है या एंकाइलोसिस होता है, इसमें क्या होता है ये जा की अंडर डेवलपमेंट करता है, ठीक है।
और अदर्स की अगर हम बात करें तो अदर्स में हमारे पास जो है नियोप्लास्टिक ग्रोथ आ जाती है जा के अंदर, ठीक है। नियोप्लास्टिक मीन्स के एग्जांपल दे दूं, जिस तरह कैंसरियस सेल्स होते हैं या कैंसर वगैरह हो गया, तो आपकी जा के अंदर जब नियोप्लास्टिक ग्रोथ होगी या कोई सर्जिकल रिसेक्शन होती है, सर्जिकल रिसेक्शन का मतलब सर्जिकली आप कोई बोन का हिस्सा निकाल लेते हैं, या टीरोजेनिक रेडिएशंस वगैरह रेडियोथेरापी जो कुछ पेशेंट्स करवाते हैं किसी भी वजह से, तो उसमें जो है ये मसला आ सकता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है, और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम रेडियोग्राफ्स का जो है इसमें तज़किरा करेंगे, और रेडियोग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियोग्राफ्स हमारे पास फिर जो है ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास कन्वेंशनल रेडियोग्राफ जिसमें ओपीजी आ जाता है, पेरिएपिकल या ये जो नॉर्मल हमारे पास होते हैं आम रोज़मर्रा की जो है हम उसमें क्लिनिकल इस्तेमाल करते हैं। सेफेलोमेट्री वगैरह आती है, स्पेशल रेडियोग्राफ्स, ये सारे के सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि स्पेशल रेडियोग्राफ में, कन्वेंशनल में, सेफेलोमेट्री में हम क्या क्या करते हैं। उसके बाद हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, रेडियोग्राफ्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, या आर्थोडोंटिक मॉडल्स वगैरह हो गए। तो ये जो है क्या इनका क्यों हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो हम पेशेंट का आर्थोडोंटिक मॉडल लेते हैं या उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं या उनके जो रेडियोग्राफ्स लेते हैं, इनके लेने का मकसद ये होता है कि हम जो है जो भी फेशियल एनालिसिस कर रहे हैं उसकी हमें जो है एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिले, ताकि हम जो है अपना सर्जिकल प्रोसीजर उस पर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और helps in determining the exact region of disproportion and also to assess the amount of deviation from the normal values। अच्छा, ये रेडियोग्राफ करने से जो है हमें एक और भी बड़ा फ़ायदा होता है। उसमें ये क्या होता है कि हम एक तो जो हम फेशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं उसमें हमें बहुत सा हेल्प मिल जाती है। उसके अलावा हम जो है जिस जगह पे डिफेक्ट होगा उस एग्जैक्ट रीजन को हम डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इससे टाइम बचेगा, और जो टारगेट एरिया होगा उस पर भी हम जो है डायरेक्टली एसेस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमारे पास नॉर्मल फेशियल स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनसे ये कितना डेविएट कर चुका है, ठीक है, कितना इसको जो है ये चेंजिंग इसमें आ चुकी हैं। तो ये जो है रेडियोग्राफ से, फोटोग्राफ से, आर्थोडोंटिक मॉडल्स वगैरह से, इनसे जो है ये हमें पता चलता है। उसके अलावा जो है ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान करने में जो है इसका बहुत अहम किरदार है। हम इन्हीं की बेस पे हम जो है अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आगे जो है चलाते हैं, ठीक है। और जा का जो रेडियोग्राफ है वो 3 टाइप का हो सकता है, कन्वेंशनल, सिफेलोमेट्री और स्पेशल रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अभी हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफ की बात करते हैं। इसमें हम जनरल शेप देखते हैं, स्कल की स्ट्रक्चर देखते हैं, और इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है। सिफेलोमेट्रिक इवेल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक लेटरल सेफ हमारे पास आता है, जिसकी मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। लेटरल सेफ किस तरह का होता है, अगर आपने रेडियोलॉजी में पढ़ा होगा तो आपको याद भी आ जाएगा और आपका जहन भी उसकी तरफ चला जाएगा कि जो हमारे पास लेटरल सेफ है ये क्या होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास लेटरल सेफ है ना, इसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है। ये जो है हमारे पास जो हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज़ लैंडमार्क्स होते हैं ना, ये उनको डिटरमाइन करने में, उनको प्री डिटरमाइन करने में इनका बड़ा अहम किरदार होता है, ठीक है। इसी की बेस पे हम जो है जाके उस स्पेसिफिक पार्ट की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि जा है या जो फेस है इसमें कितनी ज़्यादा डेविएशंस आ चुकी हैं, कितना ज़्यादा ये एबनॉर्मल है, और इसको किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इसका बड़ा अहम किरदार है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू भी देखा जा सकता है सिफेलोग्राम के अंदर, और ये जो है सिमेट्री ऑफ फेस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सिफेलोमेट्रिक एवल्यूशन हम क्यों करते हैं, इसमें एक लेटरल सेफ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे पास जो फेशियल स्ट्रक्चर है या जो जा है या जो फेस है उसमें कितनी ज़्यादा मतलब कि उसमें डेविएशन आ चुकी है, कितना ज़्यादा वो एबनॉर्मल है, और उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेके सिफेलोग्राम का हम इससे जो है फेस की सिमेट्री को एनालाइज कर सकते हैं कि फेशियल सिमेट्री उस पेशेंट की क्या है। फिर उसके बाद है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या होता है कि हमने आगे से, पीछे से, ओब्लिक, लेटरल व्यू से, फ्रंटल, लेटरल, ओब्लिक, ये सब हमने फोटोग्राफ लेने होते हैं ताकि हमारे पास जो है वो प्री ऑपरेटिव रिकॉर्ड भी रहे और पोस्ट ऑपरेटिव रिकॉर्ड भी रहे। फिर हम जो है दोनों पिक्चर्स को सर्जरी जब हम परफॉर्म कर लेते हैं और उससे पहले वाला जो हमारे पास पिक्चर होता है हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि आया कि जो हमने सर्जरी परफॉर्म की, जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिया,
क्या उसमें और जो पहले वाला रेडियोग्राफ है उसमें कोई तब्दीली रूनुमा हुई है, जो हम टारगेट जो हमने रखा हुआ था क्या वो टारगेट हमें अचीव हुआ है या नहीं हुआ, ये फोटोग्राफी का इसमें जो है ये किरदार होता है। उसके अलावा कंप्यूटर एड एनालिसिस, उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है फोटोग्राफी। और ट्रीटमेंट प्लानिंग में जो है मैंने आपको पहले बताया कि आपका रेडियोग्राफ है, फोटोग्राफ है या प्रिडिक्शंस जो भी हैं, ये ट्रीटमेंट प्लानिंग में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास टर्म आती है मॉडल सर्जरी। तो मॉडल सर्जरी याद रखिएगा, इसको जो है मॉक सर्जरी भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि आप पेशेंट का जो है एक मॉडल लेंगे, जिस तरह से आप नॉर्मल मॉडल अपना जो है वो इम्प्रेशन वगैरह लेते हैं, उसका फिर एक मॉडल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह पेशेंट का फेस है, फेशियल स्ट्रक्चर है, उसी तरह का मॉडल लेंगे। वो मॉडल लेने के बाद आप उस पर मॉक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, यानी कि ऐसी सर्जरी जो अपर और लोअर मॉडल्स को माउंट करके आर्टिकुलेटर के ऊपर उस पर परफॉर्म की जाती है। उसी आर्टिकुलेटर पर मौजूद जो हमारे पास माउंटेड कास्ट होता है या माउंटेड जो हमारे पास मॉडल होता है, उसी जगह पे हम जो है लैंड मार्क्स करते हैं, उस पर निशान लगाते हैं। ठीक है, और जो टारगेट एरिया होता है उसी टारगेट एरिया को उसी ही मॉडल के ऊपर उसको कट करते हैं। कट करके फिर उसकी जगह पे जो हमें प्रोसेस इंसर्ट करना होता है वो हम लगाते हैं, ताकि जो हम उस पर चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको जो है काटते हैं या इस पर जो है सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो इसमें कितने % जो है फेशियल चेंजेस आ सकती हैं। तो ये सारी की सारी हम मॉक सर्जरी से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास मॉक सर्जरी की, यानी कि ये जो हमने मॉडल लिया। ठीक है, मॉडल के बाद फिर हमने जो है उस पर इसकी मिड लाइन का ध्यान रखना होता है, फिर उस पर जो है हमने इस पे कुछ जो है लाइनें वगैरह लगा के उसके ऊपर जो है हमने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। ये मैं आपको चल के बताता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जिस आर्टिकुलेटर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो आर्टिकुलेटर में इस्तेमाल किया जाता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आर्बिटेरी, अगर आपका कंडाइलर रीजन उसमें अल्टर नहीं है, कंडाइलर की पोजीशन अल्टर नहीं है, तो आप आर्बिटेरी आर्टिकुलेटर देंगे। अगर सेमी एडजस्टेबल कब इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकुलेटर, जब आपका कंडाइलर पोजीशन अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमने मॉक सर्जरी के अंदर या मॉडल सर्जरी के अंदर अपर और लोअर इंप्रेशन लेना होता है पेशेंट का, मिड लाइन को हमने मार्क करना होता है, पास जो है सेंट्रिक जार रिलेशन, इसको भी वैक्स शीट का इस्तेमाल करके जो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बस एक जो फेस बॉ होता है इसका ट्रांसफ़र किस तरह से डन किया जाता है, हमने जो मॉडल बनाना होता है वो आर्टिकुलेटर पे, सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर पे बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम ये बना लेंगे आर्टिकुलेटर पे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर हम उसी मॉडल के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेफरेंस लाइन प्रोड्यूस करते हैं, रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं, जो हमारी सर्जरी में हमें हेल्प करती है। अब हमारे पास ट्रीटमेंट प्लानिंग है। ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होता है, जब आपने मुकम्मल डाटा ले लिया, ठीक है, आपको जो रिकॉर्ड्स चाहिए थे वो भी आपने ले लिए, और उसके बाद आपने जो है डिटेल्ड एनालिसिस भी डन कर लिया, तो नेक्स्ट आपका क्या काम होगा, वो होगा ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, तो ट्रीटमेंट प्लान जो है ये आपके पास दो तरह का होता है। एक ट्रीटमेंट प्लान आपके पास होता है कंजर्वेटिव और दूसरा होता है सर्जिकल। कंजर्वेटिव जो होता है ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो होती है इसमें नॉन सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हमारे पास मायोफंक्शनल अप्लायंसेस आते हैं और आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वगैरह आती है। ठीक है, तो मायोफंक्शनल अप्लायंसेस अगर आपने पढ़े हैं आर्थो के अंदर तो आपको पता होंगे कौन कौन से, अगर नहीं पढ़े तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, अवेलेबल है। ठीक है, तो आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में फिर ब्रेसेस वगैरह और जो मालोक्लूजन का कोई मसला होता है तो उसके थ्रू हम जो है इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सर्जिकल में हमारे पास क्या होता है, सर्जरी हम परफॉर्म डायरेक्ट नहीं करते, हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उन स्टेप्स के बाद हम जाके सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो उन स्टेप्स को हम जो है एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कंजर्वेटिव, जिसको नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट भी बोला जाता है, इसमें मायोफंक्शनल अप्लायंसेस फर्स्ट हमारे पास आते हैं, वही जिसमें मैंने आपको बताया लिबम पर हर्ब्स अप्लायंसेस, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी इसमें जो है वेस्टिबुलर स्क्रीन इसमें आती है और बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अलोन, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अकेले हम कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पास स्केलेटल डिफॉर्मिटी मिल्ड हो, ठीक है, या उसके अलावा जो डेंटल डिफॉर्मिटी है उसको हम आसानी से मतलब कि थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट देकर आर्थोडोंटिकली उसको सेट कर सकते हों, तब हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते बल्कि हम आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। या उसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करवाना चाहते, उसके लिए विल नहीं होते हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट भी हम आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट
के थ्रू जो है परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिसाइडेड वेदर टू इंटरवेन प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ स्केलेटल ग्रोथ और टू अवॉइड द स्केलेटल मैच्योरिटी टू एलिमिनेट द वेरिएबिलिटी ऑफ द सब्सीक्वेंट ग्रोथ एंड नीड फॉर द सेकेंड सर्जरी एट अ लेटर डेट। तो नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में ये होता है कि अगर स्केलेटल ग्रोथ अभी चल रही है या वो कंप्लीट नहीं हुई तो हम क्या करेंगे कि हम वेट कर जाएंगे जब तक हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई स्केलेटल ग्रोथ या ग्रोथिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है, या स्केलेटल मैच्योरिटी अभी तक नहीं हुई, एलिमिनेट नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट कर जाएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्जन्स, बहुत सारे सर्जन ये कहते हैं कि जो सर्जरी का सबसे बेस्ट और आइडियल टाइम है वो है जब आपकी ग्रोथ पीरियड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है फिर इस बेस पे हम जो है सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। वंस द डिसीजन इज मेड फॉर द डेंटल सर्जिकल करेक्शन अ केयरफुल प्लान फॉर द ओवरऑल ट्रीटमेंट इज लेड आउट। जब एक मरतबा ये डिसीजन ले लिया जाता है कि अब जो है डेंटल सर्जिकल करेक्शन बनानी है, मतलब सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो फिर उसके लिए मुकम्मल तौर पर एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है, ठीक है।